नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित जनजातियों पर विचार कीजिए। 1 उदेगे, 2 नानाई, 3 याकूत, 4 ओरोज। उपयुक्त में से कितनी जनजातियां अमूर बाघ को आध्यात्मिक जीव के रूप में पूजती हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 4। आंसर सी, उदेगे, नानाई और ओरोज रूसी सुदूर पूर्व की मूल जनजातियां हैं जो अमूर बाघ, जिसे अम्बा कहा जाता है, कि आध्यात्मिक ढंग से पूजा करती हैं तथा उसे कुल देवता, रक्षक एवं परिजन मानती हैं। हालांकि याकूत उत्तर पूर्वी साइबेरिया का एक अलग जातीय समूह है और टैगा बाघ उपासना विधि का भाग नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। भारत में असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्रामीण भारत में डिजिटल असमानता पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। कथन 2, अनौपचारिक रोजगार की उच्च हिस्सेदारी के कारण धन असमानता के आंकड़ों को प्राप्त करना कठिन है। कथन 3, गिनी सूचांक रैंकिंग अकेले ही भारत में असमानता की वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन 3 सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, ग्रामीण भारत में केवल 25% महिलाओं के पास इंटरनेट तक पहुंच है, जबकि पुरुषों हेतु यह आंकड़ा 49% है, जो लैंगिक डिजिटल विभाजन को उजागर करता है। कथन 2 सही है। विशाल अनौपचारिक क्षेत्र और कम कर कवरेज धन असमानता के उचित मापन में बाधा डालते हैं। कथन 3 सही नहीं है। गिनी सूचांक में कार्य प्रणाली संबंधी खामियां हैं और ये लैंगिक, डिजिटल या शैक्षिक असमानताओं जैसी जीवन पर्यंत असमानताओं को प्रतिबंधित नहीं करता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की हालिया परामर्शात्मक राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसने पुनः पुष्टि की कि विकसित देशों पर यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत अतिरिक्त दायित्व हैं। कथन 2, इसने सामान्य किंतु विभेदी उत्तरदायित्वों और संबंधी क्षमताओं के सिद्धांत के अंतर्गत नए कानूनी दायित्व प्रस्तुत किए। कथन 3, इसने 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पेरिस समझौते के मूल तापमान लक्ष्य को दरकिनार करते हुए एक बाध्यकारी दायित्व माना। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। आईसीजे ने पुनः पुष्टि की कि विकसित देशों को यूएनएफसीसीसी के तहत अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलती रहेंगी। कथन 2 सही नहीं है। इस मत में सीबीडीआर एंड आरसी के तहत नए कानूनी दायित्वों का उल्लेख नहीं किया गया। इसने कहा कि सिद्धांत केवल व्याख्या का मार्गदर्शन करता है। कथन 3 सही है। आईसीजे ने 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को कानूनी महत्व दिया, इसे एक बाध्यकारी मानक माना तथा पेरिस समझौते के व्यापक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लक्ष्य को दरकिनार कर दिया। हाल ही में भारत ने दिसंबर 2024 में अपने लंबे समय के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के बाद निम्नलिखित में से किस देश की नई अनंतिम सरकार के साथ राजनयिक जुड़ाव शुरू किया? ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी सीरिया। आंसर डी, भारत ने हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद हुसैन अल शरा अबू मोहम्मद अल जोलानी के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से संपर्क किया, जो बशर अल असद के पतन के बाद नए नेतृत्व के साथ उसकी पहली कूटनीतिक वार्ता थी। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने और मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से निम्नलिखित में से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसमें अत्यधिक सटीकता के साथ इसकी अधिकतम और न्यूनतम रेंज क्षमताओं का प्रदर्शन? ऑप्शन ए अग्नि 5, ऑप्शन बी ब्रह्मोस, ऑप्शन सी प्रलय, ऑप्शन डी निर्भय। आंसर सी, डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के लगातार सफल उड़ान परीक्षण किए। ये स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें उन्नत मार्गदर्शन और बहुअस्त्र क्षमता है। इन परीक्षणों ने इसकी पूर्ण परिचालन क्षमता और सटीकता को प्रमाणित किया। हाल ही में समाचारों में आए स्टेबल कॉइन शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए, ये एक डिजिटल मुद्रा है जो फिएट मुद्रा जैसे स्थिर परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित है। ऑप्शन बी, यह मुद्रास्फीति सूचांक से जुड़ा एक सरकारी बॉन्ड है। ऑप्शन सी, ये एक कार्बन क्रेडिट व्यापार तंत्र है। ऑप्शन डी, ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो बिना किसी विनियमन के संचालित होती है।
आंसर ए, स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसे फिएट मुद्रा जैसे कि अमेरिकी डॉलर जैसी आरक्षित संपत्तियों द्वारा समर्थित करके स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य बिटकॉइन जैसी पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी में देखी जाने वाली अस्थिरता को कम करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीनियस अधिनियम और स्टेबल कॉइन के विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल बीमाकृत डिपॉजिटरी संस्थानों या अनुमोदित संस्थानों को ही स्टेबल कॉइन जारी करने की अनुमति देती है। कथन 2, ये निम्न जोखिम वाली परिसंपत्तियों का उपयोग करके जारी किए गए स्टेबल कॉइन के लिए 1:1 आरक्षित समर्थन को अनिवार्य करता है। ये स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं के धन शोधन निरोधक अनुपालन आवश्यकताओं से छूट देता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, जीनियस अधिनियम स्टेबल कॉइन को विनियमन करने वाला पहला व्यापक अमेरिकी कानून है। कथन 1 सही है। केवल बीमाकृत डिपॉजिटरी संस्थानों या फेडरल रिजर्व द्वारा अनुमोदित संस्थानों को ही स्टेबल कॉइन जारी करने की अनुमति देता है। कथन 2 सही है। ये अनिवार्य ऑडिट के साथ साथ नकदी, टेबल आदि जैसी सुरक्षित निम्न जोखिम वाली परिसंपत्तियों में 1:1 आरक्षण की आवश्यकता होती है। कथन 3 सही नहीं है। ये जारीकर्ताओं को AML-CFT अनुपालन से छूट नहीं देता, बल्कि ये बैंक गोपनीयता अधिनियम का पालन अनिवार्य करता है। वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश पर RBI के हालिया दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसी भी बैंक या NBFC के योगदान को AIF की कुल राशि के अधिकतम 10% तक सीमित करता है। कथन 2, ये सभी विनियमित संस्थाओं को AIF की कुल राशि का 25% तक निवेश करने की अनुमति देता है। कथन 3, यदि AIF ने अपने ऋणकर्ताओं में डाउनस्ट्रीम निवेश किया है तो ये ऋणदाताओं द्वारा अनुपातिक प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। RBI ने साधारण जोखिम को कम करने के लिए किसी भी विनियमित इकाई जैसे बैंक या NBFC के योगदान को AIF के कुल कोष के केवल 10% तक सीमित कर दिया है। कथन 2 सही नहीं है। ऐसी सभी संस्थाओं के लिए सामूहिक सीमा 20% है, ना कि 25%। कथन 3 सही है। यदि कोई AIF जिसमें किसी बैंक NBFC ने निवेश किया है किसी ऐसी कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश करती है जिसने पिछले 12 महीनों में उसी ऋणदाता से ऋण लिया है, तो ऋणदाता को अब AIF के कोष में अपने हिस्से के अनुपात में ही प्रावधान करना होगा, पहले की तरह पूरी तरह से नहीं। ऋणों का एवरग्रीनिंग एवं AIF मार्गों के दुरुपयोगों को रोकने के लिए RBI के कदम का हिस्सा है। हाल ही में आई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया है? ऑप्शन ए मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी कान्हा टाइगर रिजर्व। आंसर सी, ग्लोबल टाइगर डे पर जारी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार असम स्थित काजीरंगा टाइगर रिजर्व में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 18.65 बाघों के साथ भारत में तीसरे सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया है। शीर्ष 2 स्थान बांदीपुर और कॉबर्ट थे। हाल ही में लगभग 20 वर्षों के बाद बारबाडोस में पुनः खोजी गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति दुनिया की सबसे छोटे सांपों के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए फ्लावर पॉट स्नेक, ऑप्शन बी थ्रेड स्नेक, ऑप्शन सी टेट्राचेलोस्टोमा फ्लोरिडाना, ऑप्शन डी कैरेबियन वॉर्म स्नेक। आंसर बी, थ्रेड स्नेक को दुनिया का सबसे छोटा सांप माना जाता है जिसकी लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर होती है। लगभग 20 वर्षों के बाद हाल ही में इसे पुनः खोजा गया है। यह प्रजाति नेत्रहीन होती है तथा भूमिगत रहती है और चींटियों व दीमकों का भक्षण करती है। इसे आखिरी बार 19वीं सदी के अंत में देखा गया था और यह अत्यंत दुर्लभ है। चलिए देखते हैं अब आज का आपका अभ्यास प्रश्न। कमचटका प्रायद्वीप, जो हाल ही में एक बड़े भूकंप और सुनामी की चेतावनी के कारण चर्चा में था, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।